हेलो फ्रेंड्स, जुपिटर वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम हमारा एनसीईआरटी का 11th क्लास का साइकोलॉजी का बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है कि अगर साइकोलॉजी में अगर हमको कोई डेटा एनालिसिस करना है या डेटा कोई गैदर करना है तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास मेथड्स होंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके पहले कंटेंट के बारे में देखेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, तीसरा है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, चौथा है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी जो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ डेटा, देन लास्ट में है लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजी इंक्वायरी एंड द एथिकल इश्यूज़। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग। नाउ सबसे पहले व्हाट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? यू हैव रीड इन ऑल द फर्स्ट चैप्टर दैट साइकोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी हमारे कुछ नहीं है, बट देर आर सम स्टडीज़ जो होते हैं एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग, कुछ स्टडीज़ होती है बिहेवियर के रिगार्डिंग और कुछ स्टडीज़ होती है मेंटल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग। ये सभी स्टडीज़ का अगर हमको कोई सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजी। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे भाई ये कौन से मेथड से हम लोग ये सब स्टडी करेंगे। तो वो यहाँ पे व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है। फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन फॉर्मल सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टू एड्रेस देयर क्वेश्चंस। जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट को कोई रिसर्च करना है तो वो एक फॉर्मल सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को एड्रेस करते हैं और उस पर्टिकुलर हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। वो क्वेश्चंस आगे देते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एंड उसके बाद उनका जो रिसर्च होता है वो उनको आगे वो फर्दर बढ़ाते हैं। Psychologists uses variety of research methods because questions about human behavior are numerous and all of them cannot be studied by a single method. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि भाई साइकोलॉजी कौन से वेज से रिसर्च करते हैं। तो हमारे पास कोई एक सिंगल रिसर्च नहीं है। देर आर वेराइटी ऑफ रिसर्च जिसके द्वारा हम लोग हमारे ह्यूमन बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर सब ट्रेट्स नहीं होते हैं। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके अंदर कुछ भी ट्रेट्स नहीं होते हैं, यानी ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन अदर। तो अगर बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट है, बहुत सारे हमारे पास पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ हमारे पास रिसर्च है, तो उसके लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रिसर्च भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि हमारे पास वेरियस वेज हैं जिसके द्वारा हम रिसर्च करते हैं। तो कौन से मेथड्स है? सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, देन को रिलेशनल रिसर्च, सर्वे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, केस स्टडीज़ होती है और बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिसके द्वारा हम लोग साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ है उसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी? सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई साइकोलॉजी की गोल्स क्या है। एनी साइंटिफिक रिसर्च साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हैज़ द फॉलोइंग गोल्स। सबसे पहले क्या क्या गोल्स होता है? सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन, prediction, explanation and control behavior and application of knowledge so generated in an objective manner। जब भी हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का क्या गोल है, किसके लिए ये साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है, तो सबसे पहला है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रेडिक्शन क्या होगा, वो प्रेडिक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन या ये प्रेडिक्टेड या ये जो बिहेवियर है क्या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन। इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब बिहेवियर और अ फिनोमेना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। जब भी हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या रहता है, इट इज़ अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन होता है कि बिहेवियर क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, और अ फेनोमेना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। अगर कोई बिहेवियर है तो उसके बारे में एकदम इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए, जितनी से जितनी बन सके। ऐसे रैंडम या सिंगल लाइन इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द बिहेवियर, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन।
अभी उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने इसके पहले के भी मेरे वीडियोस में बताया है कि अगर आप इस तरीके से पिंक कलर में देखते हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन, या टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करने के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है चैप्टर में। जो पर्पल में दिया है दैट इज़ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि उसके बारे में आगे और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। और कोई भी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो इसको आप अपने हैंड राइटिंग्स में अपने लेवल पे लिख ले सकते हो, उसको मैंने ग्रीन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब कि थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का एक थोड़ा सा वो लोग एग्जांपल क्या बताते हैं वो देखेंगे। द रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। रिसर्चर किस में इंटरेस्टेड है कि भाई हम लोग देखेंगे स्टडी हैबिट्स क्या है स्टूडेंट्स की। स्टडी हैबिट्स में कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर। स्टडी हैबिट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ जुड़ी हुई है बिहेवियर की, such as attending all your classes regularly, submitting assignment on time, planning your study schedule, studying according to the set of schedule and revising your work on a daily basis। यानी अगर मैं स्टडी हैबिट बोलूँ तो स्टडी हैबिट में 5 डिफरेंट वेराइटीज़ आती है कि भाई मैं पहले अच्छे से क्लास अटेंड कर लूँ, क्लास के बाद अगर क्लास में कोई असाइनमेंट दिए तो वो मैं टाइम पे कंप्लीट करूँ, मेरा स्टडी का एक शेड्यूल बनाऊँ, वो शेड्यूल के हिसाब से मैं काम करूँ, और चौथा है बाद में वही इंफॉर्मेशन रिवाइज करूँ। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्टडी हैबिट्स स्टूडेंट के अंदर कैसी होती है। अभी इसके फर्दर हम लोग और पढ़ेंगे। द रिसर्चर नीड्स टू डिस्क्राइब हीज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स। एक स्टूडेंट के हिसाब से उसका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्लास में बैठना ही वो उसकी स्टडी हैबिट हो गई। दूसरा कोई स्टूडेंट होगा उसके हिसाब से ऐसा होगा कि क्लास में बैठना और असाइनमेंट सबमिट करना वो एक स्टडी हैबिट हो गई। तीसरा बंदा रहेगा वो बोलेगा कि नहीं, क्लास भी रोज़ से अटेंड करना है, असाइनमेंट भी सबमिट करनी है और प्लानिंग भी करना है कि मुझे अपना स्टडीज़ कैसे करना है। और कोई चौथा बंदा बोलेगा कि नहीं, ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से स्टडीज़ का मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा और उस हिसाब से चलूँगा। और कोई लास्ट बंदा रहेगा वो बोला कि नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ रिवीजन करना ही मेरा स्टडी हैबिट हो गया। तो यहाँ पे 5 अलग अलग स्टूडेंट का 5 अलग अलग वे का बिहेवियर है। तो वो बिहेवियर को हमको समझने के लिए पहले तो उसका क्या परसेप्शन है उसका, यानी हर और हिज, उसके हिसाब से क्या स्टडी ऑफ हैबिट्स है वो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। The description requires recording in a particular behavior which helps in its proper understanding। डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि हमको जो फाइंड आउट करना है उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो हमको प्रॉपरली हेल्प करेगा कि हमको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा हो गया हमारे पास प्रेडिक्शन। अभी प्रेडिक्शन क्या हो गया कि अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है तो उसके रिलेटेड दूसरा बिहेवियर हो सकता है, वो आप वेल एंड एडवांस बोल दो, उसको बोलेंगे प्रेडिक्शन। The second goal of scientific inquiry is prediction of behavior। If you are able to understand or describe the behavior accurately, you come to know the relationship of a particular behavior with other type of behavior, events and phenomena। बहुत सारे टाइम पे आप भी ये एप्लीकेबल करते होंगे कि अगर समझो आज टीचर का मूड ख़राब है तो वो डेफिनेटली हमको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगी, या आज मम्मी का मूड ख़राब है तो डेफिनेटली वो डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा इंसिस्ट करेगी। समझो आज डैडी का मूड ख़राब है तो वो आपके मार्क्स के बारे में पूछेंगे। यानी कुछ पर्टिकुलर इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट ऑकर होने ही वाले हैं, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी था डिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रेडिक्शन। अभी प्रेडिक्शन के बारे में भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी अ रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। एक रिसर्चर ने अगर वो बताता है कि जितना आप स्टडी करोगे उस हिसाब से आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट में उसमें आपकी अचीवमेंट अच्छे से होगी, उसके बारे में वो रिसर्च करना चाहते हैं। Later, if you come to know that the particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in the examination। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो एक एग्जाम्पल आपको 50 में से लेट से 20 आ गया, लेकिन यही अगर आपने ज़्यादा कर दिया, 1 घंटे की जगह आप रोज़ 2 घंटा पढ़ोगे तो जो 20 का आपका अमाउंट था वो 40 आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव आपने एक रिलेशनशिप बिल्टअप की बिटवीन द स्टडी आवर्स एंड द अचीवमेंट इन दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास प्रेडिक्शंस के बारे में भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है।
और प्रेडिक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रेडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सनल ऑब्जर्व्ड। ओके, जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन हम कैसे और पक्का कर सकते हैं और कैसे एक्यूरेट कर सकते हो, जब हम पर्सन को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या उसको ज़्यादा टाइम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बोला, टीचर को आप रोज़ ऑब्जर्व करते हो, टीचर आपके क्लास में रोज़ आती है, मम्मी के साथ आप घंटों अपना टाइम स्पेयर करते हो, डैडी के साथ अपना टाइम स्पेयर करते हो, तो जितना ज़्यादा आप वो पर्सन के साथ में रहोगे या उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके प्रेडिक्शंस और या उनके बिहेवियर के बारे में आप एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नाउ थर्ड गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज एक्सप्लेनेशन। द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू नो द कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ द बिहेवियर। कौन से कैजुअल फैक्टर्स होते हैं या कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो बिहेवियर को अंजाम देने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सप्लेनेशन। तो साइकोलॉजिस्ट आर द प्राइमरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक द बिहेवियर ऑकर। ये बहुत 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 एकदम गोल्डन सेंटेंस है, ये आप हमेशा याद रखोगे यार, जब भी आप साइकोलॉजी करोगे या साइकोलॉजी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो साइकोलॉजी का ये सबसे गोल्डन चीज़ है जो यहाँ पे उन्होंने राइट किया है कि साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक द बिहेवियर ओकर। कौन से ट्रिगर्स होते हैं जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाता है या डिस्प्ले करता है, ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है। तो ये ट्रिगर पॉइंट को ही साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने और भी इसके बारे में बताया, दिस गोल इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग द डिटर्मिनेंट्स और एंटीसेंट्स कंडीशंस, यानी इस तरीके के वो क्या ट्रिगर्स है या क्या डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर बिहेवियर ऑकर होता है। इसका एक एग्जांपल मतलब कि और सिंप्लीफाई किया है, कंडीशंस दैट लीड टू पर्टिकुलर बिहेवियर, यानी जैसे मैंने अभी पहले ट्रिगर बोला, उन्होंने यहाँ पे कंडीशन बोला है, of the behaving being studied so that the cause effect relationship between two variables or objects can be established। हमारे पास हर चीज़ का कॉज है और वो कॉज के उसका इफेक्ट है, यानी क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नाउ फोर्थ गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी दैट द कंट्रोल। क्या हम हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम हमारी एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सभी का जवाब आंसर आता है येस। इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन वाई अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑकर्स, यू कैन कंट्रोल दैट बिहेवियर बाय मेकिंग चेंजेस इन एंटीसेंट कंडीशंस। अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा हल्के से आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपने टीचर को आते ही थोड़ा सा टीचर ने आज लेट से आप आज के टीचर आए और उनको आपने पॉजिटिवली ग्रीट किया, तो टीचर का एक मूड थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा टूवर्ड्स यू, ओके। लेकिन यही चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो शायद टीचर का एटीट्यूड टूवर्ड्स यू थोड़ा सा नेगेटिव या फिर न्यूट्रल हो सकता है। यानी क्या चीज़ करने से क्या होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को करने में जब आता है या कॉज या इफेक्ट आपको दोनों का इंफॉर्मेशन मालूम होता है, तो क्या हम नहीं करेंगे वो अच्छा होगा, क्या हम करेंगे वो अच्छा होगा, या क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे तो न्यूट्रल रहेगा। इसके बारे में आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। आप खुद को भी एनालिसिस कर सकते हो, आप अपने साथ जो लोग रहते हैं उसको भी एनालिसिस कर सकते हो, आप कोई ग्रुप या कोई भी किसी टीम को किसी को भी आप एनालिसिस करते हो बाय सीइंग देयर सम बिहेवियर। वो सम बिहेवियर पॉजिटिव हो सकता है, सम बिहेवियर नेगेटिव हो सकता है, सम बिहेवियर न्यूट्रल हो सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट अगर समझो, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कोई चीज़ हो सकती है जो मे बी सोसाइटी के लिए नेगेटिव है, वो चीज़ को नहीं होने देने का रीज़न होगा कि आप वो चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में एक टॉपिक का थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि अगर समझो कोई साइकोलॉजी का प्रॉब्लम, किसी को कोई डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर वो पर्टिकुलर इवेंट या वो पर्टिकुलर ट्रिगर होने की वजह से दैट पर्सन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो हमको वो अवॉइड करने के लिए वो चीज़ें उनके सामने लेके ही नहीं आनी है। अगर लेके ही नहीं आएंगे तो हमने उनको कॉज नहीं दिया तो उसका इफेक्ट नहीं हुआ।
तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल का ही पर्पस होता है गोल ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट है कंट्रोल रिफर्स टू दी थ्री थिंग्स। कंट्रोल क्या है? तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहेंसिंग इट। हम क्या कर सकते हैं? कोई बिहेवियर को करने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वो सिचुएशन यानी आपने कॉज कर दिया बट कॉज का इफेक्ट आपने रिड्यूस कर दिया तो रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई चीज़ अगर किसी के बेटर यानी पॉजिटिव चीज़ है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो हमारा कॉज का वजह से जो रिफ्लेक्शन होने वाला था या जो इफ़ेक्ट होने वाला था वो इफ़ेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो या वो इफ़ेक्ट को एनहेंस कर सकते हो। वो चीज़ है या वो काम है हमारे साइकोलॉजिस्ट का। नाउ for example, you can allow the number of hours devoted to study by to be the same, or you can reduce them, or there may be an increase in the study hours. अगर मुझे ये चेक करना है कि हाँ भाई स्टडी करने से मेरे अचीवमेंट्स इन दी सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं तो मैं आइदर स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर दूंगी तो मेरे मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैंने स्टडी आवर्स कम कर दिए तो मे बी इफ़ेक्ट हो सकता है कि मेरे जो अचीवमेंट इन दी सब्जेक्ट है वो कम आ जाए। तो इसका मतलब है कॉज अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो मे बी इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा या इफ़ेक्ट कम होगा, या कॉज आप रिड्यूस करोगे तो इफ़ेक्ट कम होगा या माइनस होगा। अभी वो डिपेंड होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में या दो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। ये वो आगे आएगा, मैं तभी आपको एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा कोरिलेशन क्या होता है। Next is application. The final goal of the scientific inquiry is to bring out the positive changes in the lives of people. हम लोग को ये सब पढ़ाई करके क्या करना है? What is the main purpose? देखो हर चीज़ का फाइनली देयर शुड बी अ पॉजिटिव अ कॉन्क्रीट, हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमने किसी का बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, उसको प्रेडिक्ट किया, उसको कंट्रोल किया, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये मालूम पड़ता है कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो हम जो पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल में, कोई सब्जेक्ट में, कोई पार्टिसिपेंट में, या कोई ग्रुप में, या कोई टीम में, तो हम क्या कर सकेंगे उसके बारे में हमारा टोटली ये रिलेशन होता है कि हम किस तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज का गोल देखें। नेक्स्ट अभी यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। For example, applications of yoga and meditation help to reduce the stress, increase the efficiency। तो हमारा योगा करने से क्या फ़ायदा होगा या मेडिटेशन करने से क्या होगा? हमारा रिड्यूस होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा और हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। साइंटिफिक इंक्वायरी इज ऑल्सो कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थियोरीज और कंस्ट्रक्ट विच लीड्स टू फर्दर रिसर्च। हमारे पास साइंटिफिक इंक्वायरी का रीज़न क्या है कि हम लोग इस तरीके की कुछ थियोरीज है उनको डेवलप कर सके और उनको जनरलाइज कर सके इन अ पॉजिटिव वे। हमारा देखिए जैसे हमने आप इसके पहले भी बताया कि हम जो भी करेंगे सोसाइटी के लिए करेंगे, इंडिविजुअल के लिए करेंगे, सब्जेक्ट उसके वेल बीइंग के लिए करेंगे। तो वेल बीइंग हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल से या हमारे सब्जेक्ट से या खुद से। तो समझ में आना चाहिए कि हमारी जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का जो मेन गोल्स है, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि भाई इसके अंदर क्या क्या गोल्स है। एक तो डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है, और उसके बाद हमारे पास कंट्रोल क्या है, और कंट्रोल के बाद एप्लीकेशन। ये 5 डिफरेंट वेराइटीज़ से हम हमारे गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये करने के लिए हमने ये थोड़ा टॉपिक्स देख लिया। अभी हमारा सेकेंड टॉपिक है व्हाट आर द स्टेप्स ओके इन द कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। अगर मुझे साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करना है तो उसके लिए क्या कोई स्टेप्स है? तो आंसर इज येस। हम जो भी काम करेंगे वो स्टेप्स से करेंगे, प्री डिफाइंड रहेगा, प्लान रहेगा। तो साइंस इज नॉट सो डिफाइंड बाय व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स एज बाय हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स। हमारे पास जो साइंस है उसमें हमको ये फाइंड आउट नहीं करना है कि हमको क्या ढूंढना है, बट कैसे ढूंढना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में हमारी ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कम्युनिकेशन है। सो नाउ द साइंटिफिक मेथड्स अटेम्प्ट टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमेना इन एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड टेस्टेबल मैनर।
हमारी जो भी साइंटिफिक मेथड्स होगी उसको हम लोग, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, वो उसको सिस्टमेटिकली परफॉर्म किया जाएगा और उसका टेस्टिंग भी होगा। ये टेस्टिंग हर बार सेम आनी चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हमारी साइंटिफिक जो रिसर्च है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या है, या फिर कंट्रोल, हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च क्या है, हर एक रिसर्च का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, हर रिसर्च से एक सिस्टमेटिक वे से फॉलो किया जाएगा और हर एक रिसर्च को आप बार बार टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट रीटेस्ट कर सकते हो और आपके पास हर बार सेम आंसर आना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, if you and your friend measure the length of table using the same measuring device, it is likely that both of you would arrive at the same conclusion about the length. ओके जैसे कि समझो आपके पास एक स्टडी टेबल है, आपको एक मैंने मेजर टेप दे दिया, बोला कि भाई आप इसका ये करो, मेजर करो कि इसका लेंथ कितना है। समझो आपने लेंथ मेजर किया, लेट से उसका काउंट आया 30 यूनिट। बाद में वही मैंने मेजर टेप को आपके फ्रेंड को दिया और बोला कि चलो आप भी अब इसको मेजर करके देखो, उनका भी 30 आया। आपका कोई तीसरा फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं मैं अपनी मेजर टेप लेके आऊँगा और मैं फाइंड आउट करूँगा कि मेरे से कितना मेजरमेंट आ रहा है, तो उससे भी फाइंड आउट हुआ कि भाई 30 यूनिट ही आ रहा है। अगर 1 2 3 या नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी लोग हैं, अगर वो सारे के सारे एक ही टेबल को एक मेजरमेंट करेंगे तो उन सभी के पास एक ही आंसर आएगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये टेबल का जो लेंथ है या जो उसका पर्टिकुलर डायमेंशंस है वो 30 यूनिट है, तभी जाके हम बोलेंगे कि हमने एक्यूरेटली इसको मेजर किया है। तो साइंटिफिक रिसर्च में भी वही बोला है कि आपका ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना है, उसको सिस्टमेटिकली वे से आपको उसको परफॉर्म करना है और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो टेस्टेबल होने चाहिए, उसको टेस्ट करके आना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी हाई होनी चाहिए, तभी जाके हम बोलते हैं कि वो साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल है या करेक्ट है। नाउ उन्होंने यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जब हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकालते हैं और उसको वापस रीविजिट करते हैं, तो रीविजिट करने पे भी सेम कंक्लूजन्स हम मिलते हैं, तभी जाके वो थियोरी को हम लोग जनरलाइज करेंगे। ये चीज़ होती है साइंटिफिक रिसर्च की। नेक्स्ट, तो अभी क्या साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कोई हमारे पास कुछ मेथड्स है? तो यस, उसके लिए टोटल 4 स्टेप्स में हम काम करेंगे। सबसे पहला होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका कंसेप्ट हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक के ऊपर हमको स्टडी करना है। वो टॉपिक के बारे में हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे, इसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट होंगे, कौन से मेथड यूज़ होंगे, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरा होगा कि उसको हम किस तरीके से ड्राइंग कंक्लूजन, ये जो हमने डेटा मेथड या ये जो कलेक्शन किया डेटा का, उसके बारे में वो डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उनका कुछ पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। उसके लिए बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद वो ये 1 2 3 ये स्टेप्स को अगर मैं बार बार रिपीट करूँगी तो उससे क्या मेरा कंक्लूजन सेम आएगा? तो यस, रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन, रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज्ड और द न्यू थ्योरी। ये चीज़ों को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने से एक ही आंसर आएगा, तो इसका मतलब है पहला का जो थियोरी था वो करेक्ट था, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर पहले की थियोरी में कुछ गड़बड़ है अब विच इज़ नॉट डन एक्यूरेटली, तो उसकी वजह से आपके पास नए कंक्लूजन आ सकते हैं। तो वो नए कंक्लूजन को भी आपको बार बार रिविजिट करके वापस वही फाइंड आउट करना है। तो वो करके भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि हमारा जो रिसर्च है वो कैसा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो रिसर्च करने के लिए वापस हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स होती है। पहले तो हम लोग को प्रॉब्लम क्या है उसका कंसेप्ट हम लोग को हाईलाइट करना है, उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, डेटा से हम लोग को उसकी पैटर्न या उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना है, और उसके बाद उसको हम लोगों ने रिवाइज करना है बार बार, और उसके बाद एक ही अगर कंक्लूजन आपको मिलता है, इसका मतलब है आपने जो थियोरी अभी जो प्रेजेंट की है वो जनरलाइज करने के लिए काबिल है। ओके, तो ये हमारे टोटल 4 स्टेप्स है। इसके बारे में थोड़ा सा हम थियोरी पढ़ लेंगे। सो कंसेप्चुलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर सिलेक्ट अ थीम और टॉपिक टू स्टडी। सबसे पहले हमारा जो रिसर्च होगा वो एक टॉपिक या एक स्टडी को सिलेक्ट करेगा कि भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है। Then she narrow down the focus and develop the specific research questions or problem for the study.
दिस इज डन ऑन द बेसिक ऑफ द रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। जब भी कोई बंदा कोई स्टडी करना चाहता है तो स्टडी करने से पहले वो इंफॉर्मेशन के बारे में एक डेटा फाइंड आउट करेगा। अभी डेटा फाइंड आउट करने के लिए उसके पास दो चीज़ें हैं। पहले तो वो देखेगा कि क्या ये टॉपिक के ऊपर किसी लोगों ने पहले इसके ऊपर स्टडी किया था। यस, अगर स्टडी किया था तो उसके बारे में जो भी लिटरेचर है वो पढ़ेगा, उसके बारे में उसके ऑब्जर्वेशन देखेगा, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके साथ कनेक्ट करेगा और बाद में वो टॉपिक लेगा। Next is, for this purpose, let's say she may identify different facts of study habit first, then decide whether he or she is interested in study habits shown in the class or at the home. जैसे कि अगर मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है कि हाँ भाई स्टडी हैबिट्स स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो मैं अभी पहले तो मैंने एक बड़ा सा कंसेप्ट लिया, वो कंसेप्ट को मुझे अभी फर्दर नैरो डाउन करना है। तो नैरो डाउन करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है, तो येस वो घर पे पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता है। तो अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं जो स्कूल आवर्स में बच्चा स्टडी करता है क्या मैं उसकी स्टडी करना चाहती हूँ, या बच्चा जो घर पे स्टडी करता है उसके बारे में स्टडी करना चाहती हूँ। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग अपॉन रिसर्चर्स इंटरेस्ट वो लेगा कि चलो हाँ भाई मुझे ये देखना है कि हाँ वो घर पे कैसे स्टडी करता है। तो अभी उसके जो उसका बड़ा सा जनरलाइज जो ओशन था, जहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन अवेलेबल था, वो क्वेश्चन को हम लोगों ने एक स्टेप डाउन कर दिया है कि अभी हम स्टडी हैबिट कंसिडर करेंगे कि एक स्टूडेंट अपने घर पे जाके कैसे पढ़ता है। तो उस स्टडी हैबिट्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के रिलेटेड अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टडी, कौन से हमारे पास डाइवर्स रेंज है इसकी, कि जहाँ पे हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर, हम किसको किसको अंडरस्टैंड करेंगे, हम हमारे जो बिहेवियर है किसको किसको हम लोग किसकी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो हम अपने बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम कोई भी एक इंडिविजुअल के बारे में भी बिहेवियर की उसकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर कोई ग्रुप का इन्फ्लुएंस करता है, कोई इंडिविजुअल के ऊपर किसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, तो उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, या एक ग्रुप के बिहेवियर को भी हम स्टडी कर सकते हैं, या फिर अ नंबर ऑफ पीपल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बारे में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं, एक कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या वो इंडिविजुअल का बिहेवियर किसी ग्रुप के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, एक ग्रुप का स्टडी कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ after the identification of the problem, the researcher proceeded by developing a tentative answer of the problem which is called hypothesis. This is very very important, ये आपको आगे बहुत बार आता रहेगा कि what is hypothesis। तो hypothesis is nothing but हमने एक पहले प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया, अभी रिसर्चर को क्या करना है, रिसर्चर उसका एक टेंटेटिव आंसर लेके आएगा। ओके, टेंटेटिव आंसर ये हो सकता है कि हाँ स्टडी हैबिट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से इंडिविजुअल के सब्जेक्ट के जो अचीवमेंट्स है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो हमने क्या कर दिया, दो चीज़ें जो दोनों भी वेरिएबल है, हमारी स्टडी हैबिट भी वेरिएबल है, हमारे जो सब्जेक्ट की अचीवमेंट है वो भी वेरिएबल है, वो दोनों वेरिएबल के बीच में हमने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्टअप किया, और वो बिल्टअप करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाया, वो स्टेटमेंट को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। वो स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ अगर अब वापस हम आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अर्लियर एविडेंस और योर ऑब्जर्वेशन यू माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन इन व्यूइंग violence on television, higher the degree of aggression displayed by them. In your research, you shall now try to prove whether the statement is true or false.
अगर समझो हमको एक एग्जांपल, अभी स्टडी आवर्स की हम लोग को एक दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर कोई चाइल्ड बार बार एग्रेसिव मूवीज़ देखता है, एग्रेसिव कार्टून देखता है, तो क्या उसकी एक्शन में भी एग्रेशन दिखेगा? तो अगर मैं बोलती हूँ, लेट से मेरा हाइपोथेसिस है कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स अगर मैंने एग्रेशन देखने में दिए तो वही एग्रेसिव बिहेवियर मेरे अंदर आ सकता है। इसको हम लोग एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे या एक टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बोलेंगे, जिसको हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। नाउ तो सबसे पहला हो गया कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है। नाउ सेकंड इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा। The second step in scientific research is to collect the data. The data collection requires developing a research design or a blueprint of the entire study. Okay? जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो सेकेंड स्टेप हमारा जो भी रिसर्च है उसका है कि डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे। तो डेटा कलेक्शन के लिए हमारा जो रिसर्चर है उसको एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी पड़ेगी कि वो अपनी आगे आने वाली स्टडीज़ को कैसे करेगा। तो दैट इज़ अ कलेक्टिंग ऑफ द डेटा। तो पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च एंड प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। ये 4 डिफरेंट स्टेप्स है जिसके बारे में एक रिसर्चर सोचेगा कि हमारे पार्टिसिपेंट के ऊपर हमको स्टडी करना है। वो स्टडीज़ करने के लिए हमको कोई डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। वो डेटा के लिए क्या मेथड यूज़ की जाएगी, वो डेटा को कौन से टूल्स के थ्रू हम लोग डेटा लेंगे, और फोर्थ उसके लिए कैसे प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये 4 स्टेप में हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट कुड बी children, adolescent, college student, teacher, manager, clinical patient, industrial workers, or any group of individual in whom were the phenomena under the investigation is prevalent. जब भी हमारे पास हमने ये जो आगे का ये जो एग्जांपल लिया था कि जितना हम लोग वायलेंस देखेंगे क्या तो वो एग्रेशन हमारे बिहेवियर में आएगा। तो वो अगर मुझे स्टडी करना है तो ये स्टडी हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। स्टडी हम एक इंडिविजुअल के ऊपर कर सकते हैं, एक एडोलसेंट के ऊपर कर सकते हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर कर सकते हैं, एक टीचर, मैनेजर या क्लिनिकल पेशेंट या इंडस्ट्रियल वर्कर, किसके ऊपर भी ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट कौन से सेगमेंट से, कौन सी कैटेगरी से है, वो भी हमको डिफाइन करना होगा। सो फाइनली हमारे पास अब एक डेटा कलेक्शन हो गया। तो डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन मेथड से होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड से होगा, हमारे पास कोरिलेशन के मेथड्स है या केस स्टडीज़ है। ये वेराइटी ऑफ वेज है बाय विच वी कैन डू दी डेटा कलेक्शन। नाउ थर्ड टॉपिक इज ड्राइंग द कंक्लूजन। एक बार हमने हाइपोथेसिस कर लिया, हाइपोथेसिस के बाद हम लोग ने उसके ऊपर डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन को डेटा एनालिसिस करेंगे। तो डेटा एनालिसिस करने के बाद हमारे पास तीसरा है कि हमारा पास कंक्लूजन क्या आया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा सो कलेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन। एक बार जो हमने डेटा ले लिया, वो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, वो डेटा हमको क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन देंगे सोसाइटी को कि अगर आपने कुछ इस तरीके से एक्टिविटी की तो इसका रिजल्ट ये आएगा। यानी आपने कॉज दे दिया, कॉज का आपने इफेक्ट दे दिया। तो ये दोनों आप जब हाइपोथेसिस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उसको जनरलाइज करने के टाइम पे, जनरलाइज आप कैसे करेंगे, आज उसको कैसे आप थ्योरी के हिसाब से मार्केट में देंगे, तो उसके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये कंक्लूजन आप दिखा सकते हो ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिसके द्वारा हम हमारा कंक्लूजन वापस रिसर्चर सोसाइटी में दे सकता है। नाउ रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन, the researcher may have begun the study with a hypothesis that there exists a relationship between the viewing violence on television and the aggression among the children। जैसे हमारे पास रिसर्चर ने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। तो जैसे कि मैं कोई स्टूडेंट है या कोई एक चाइल्ड है, वो कितना ज़्यादा वायलेंस देगा और वो वायलेंस उसके अंदर कितना एग्रेशन दिखाएगा, उसके बाद अगर हम लोग स्टडी करना है तो ये स्टडी करने के बाद हम लोग उसको वापस रिवाइज करेंगे। अभी रिवाइज क्या है? इफ़ दे डू द एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस थियोरी इज कन्फर्म्ड
If not, then he or will revise the state an alternative hypothesis or a theory, and again test is based on a new data and a draw conclusion which may be verified by future researchers. Thus research is a continuous process. अभी इन्होंने क्या बोलना चाहा है कि जैसे हम लोग कोई रिसर्चर है, रिसर्चर ने अपना स्टार्टिंग कैसे किया, हाइपोथेसिस से किया। हाइपोथेसिस में उसने दो वेरिएबल के बारे में कुछ रिलेशनशिप दिखाई। अगर समझो वो हमारी रिलेशनशिप पॉजिटिव थी और वो पॉजिटिव ही हमको आगे कंक्लूजन में मिला, तो यही चीज़ को हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये दो पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव उसके अंदर यानी एक के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन को हमारे हाइपोथेसिस के थ्रू हमने प्रूव कर दिया। अगर समझो रिसर्च डेटा ऐसा नहीं आता है, हमारा कॉज और इफेक्ट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक ऊपर बढ़ता है तो दूसरा नीचे जाता है, यानी दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो इस तरीके वो टाइम पे हम लोग हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट उसका जो ऑपोजिट है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको एक्सेप्ट करेंगे और वापस हमारा रिसर्च शुरू करेंगे विद द नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिसर्च है वो रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि ये बार बार होता रहता है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है अल्टरनेटिव पैराडिग्म रिसर्च। The key assumption of this view is that the human behavior is predictable, caused by internal and external force and can be observed, measured and controlled. Very very important. जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटिव पैराडिग्म रिसर्च, हमारा की अजम्पशन क्या है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्टेबल है। उसके बीच जो भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होता है, और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ हद तक। तो इसका मतलब है वी ऑल आर कंट्रोलेबल, वी ऑल आर ऑब्जर्वेबल, वी ऑल आर वॉट एवर एक्शंस वी आर टेकिंग ऑल आर मेजरेबल। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम लोग हमारे इसमें इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं। तो ये जो है इसमें पूरा जो थियोरीज दिया है इसमें ये एक मेन है वो मैंने हाईलाइट किया है। सो यहाँ पे मैं आज का ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर है कंक्लूड करती हूँ। हम लोग सेकेंड इसका जो आगे का टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, ये हम लोग हमारे सेकेंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग जुपिटर वाइब्स।